वसा को तोड़ने के लिए अधिक समय लगता है, ऊर्जा भी अधिक लगती है, इसलिए हम पहला जो स्रोत होता है ऊर्जा का वो किसे लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, फिर वसा को लेते हैं। और हमें कुछ मात्रा में प्रोटीन से भी क्या मिल सकता है, ऊर्जा मिल सकती है, लेकिन प्राथमिकता हमारा शरीर किसको देता है, कार्बोहाइड्रेट को। शरीर की मरम्मत के लिए, मतलब आपकी कोशिका जब टूट फूट हो जाती है, शरीर में घाव हो जाते हैं, तो घाव भरने के लिए जिसका उपयोग या मुख्य रूप से जो चीज लेते हैं वो हमारा क्या है, प्रोटीन। फिर चलते हैं हम प्रतिरक्षा। तो प्रतिरक्षा के लिए हम विटामिन, ठीक है, विटामिन और साथ में कुछ मात्रा में प्रोटीन भी लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि जो एंटीबॉडी बनाई जाती है वो कहीं ना कहीं प्रोटीन की ही बनती है। तो हमारे शरीर में इस वे में भी क्या किया जाता है, पोषक तत्वों को लिया जाता है। ऊर्जा के लिए भी ले सकते हैं, शरीर की मरम्मत के लिए और प्रतिरक्षा के लिए। और ये जितने भी है हमारा शरीर पहचानता है, और हम जो पहचानते हैं वो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट जिससे मिलता है, जैसे हम आलू खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। वसा खाने के लिए हमें ऑयल वगैरह या घी, वनस्पति घी खाना पड़ेगा। फिर वहीं चलते हैं प्रोटीन, जितनी भी दालें होती है और दालों से जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। वैसे ही आप विटामिन में देखिए तो कल हमने विटामिन के सोर्स ऑफ विटामिन मतलब स्रोत भी पढ़ लिए थे और नाम भी पढ़ लिए थे। तो विटामिन, कौन सा विटामिन क्या खाने से प्राप्त होगा, वो सारा चीज हमने देख लिया था। नेक्स्ट चलते हैं, हमने देखा था कि जो पोषक तत्व हैं वह क्या है, तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ शरीर की मरम्मत भी कर दे, शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र भी बढ़ा दे, उन्हें हम क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। अन्य कैटेगरी भी पढ़ी थी हमने कि पोषक तत्व दो प्रकार से हो सकते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। जिसमें अधिक मात्रा में कार्बन का मात्रा अधिक होती है उन यौगिकों को क्या कहते हैं, या उन पोषकों को कहते हैं कार्बनिक। और जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती उन्हें कहते हैं अकार्बनिक। जो आपके मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, वसा और प्रोटीन, यह सभी हाइड्रोकार्बन के ही बने स्रोत हैं और इसीलिए इनको किसकी गिनती में लिया जाता है, कार्बनिक पोषक तत्व के लिए गिना जाता है। वैसे ही अकार्बनिक में देखिए जिसमें कार्बन नहीं, तो हमारा शरीर खनिज लवण, और खनिज लवण में कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, क्लोरीन, जिंक, सभी कुछ ना कुछ ट्रेस अमाउंट में भी हमारे शरीर में ये चीज होती है। और इनकी भी अगर थोड़ी बहुत कमी होती है तो हमें विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। जैसे कोबाल्ट है शरीर में, तो कोबाल्ट विटामिन B12 से मिलता है, वो नहीं मिलेगा तो पांडु रोग हो जाएगा, है ना। तो कहानी सुनी भी होगी एक पांडु की आपने, कि महाभारत जब पढ़ते हैं तो वहाँ पांडु पढ़ाते हैं और वहीं से उस रोग की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। तो बाकी हम बात की जानकारी है, पर ये दो आप कार्बनिक और अकार्बनिक पोषक तत्व याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, जो जीव पोषक तत्व है, तो ये मैं चीज आपको बाद में पढ़ाऊंगी। पहले हम सीधे छलांग लगाते हैं मानव पोषण चक्रों पे, यहाँ पर भी नहीं, और यहाँ से चलते हैं भोजन के घटक की ओर, कि जो भोजन के घटक है। अभी देखिए हमने कार्बोहाइड्रेट है, मेन जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। तो विटामिन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारी जो मेन है आपका कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट। इस बार जो पिछली बार जो 2022 का पेपर है उसमें कभी कोई पिछले ईयर का पेपर लगा रहा हो तो उससे क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, और उसका आंसर क्या था, 3 है। तो कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस कि ये क्या क्या देता है, उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, ये तो फॉर्मूला लिखा है उसका, जो कार्बोहाइड्रेट है वो मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन 3 चीजों से मिलकर बना होता है। वही क्या कहलाता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है हम जब लेते हैं तो वह हमारे शरीर को क्या देता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ये भी हमें पता चल गया है। अगर उदाहरण, बेस्ट उदाहरण ले हम, तो वह उदाहरण हम ग्लूकोज को लेते हैं कि सबसे छोटा जो होता है ग्लूकोज ही होता है। कि ग्लूकोज आपका क्या है, सबसे छोटा यूनिट है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। अब देखते हैं उसी के साथ कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को सेकेराइड के रूप में भी जानते हैं, क्या बोलते हैं इसे, सेकेराइड कहते हैं। यहाँ लिख देती हूँ इसे सेकेराइड के। उसी आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा है। एक होता है मोनोसेकेराइड, और विज्ञान की भाषा में मोनो मतलब एक होता है सेकेराइड। फिर होता है ओलिगो या डाइसेकेराइड कहते हैं, तो मैं डाई लिखूंगी क्योंकि वो सही रहेगा।
सेकेराइड, ट्राई नहीं होता, एक होगा पॉलीसेकेराइड। क्या, पॉली मतलब बहुत सारा होता है, पॉलीसेकेराइड। अब आप पॉली किसको बोलते हैं? हमारी विज्ञान की भाषा में पॉली मतलब बहुत सारा होता है। पॉलीमर एक चीज होती है, बहुलक जिसे कहते हैं, और वहां से वर्ड आता है, वहां से क्वेश्चन भी पूछते हैं। टेफ्लॉन वगैरह जो क्वेश्चन है, रेयन नाइलॉन जो क्वेश्चन है वहीं से पूछते हैं, तो वहां से वर्ड ले लीजिए कि पॉली मतलब बहुत सारा। अब चलते हैं कि जो आपका ये ग्लूकोज का वर्गीकरण नहीं है ना, ये कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण है। यहाँ पर कार्बो का लिख देती हूँ मैं, कार्बो का वर्गीकरण देख रहे हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण देख रहे हैं। पहला कौन सा? मोनोसेकेराइड, दूसरा कौन सा? डाइसेकेराइड, और तीसरा कौन सा? पॉलीसेकेराइड। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ से आया था कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के, तो नाम नहीं पूछे थे उन्होंने, 2-3 गिनती लिखे थे, तो 3 आंसर उसका सही था, तो 3 मतलब ये 3 है। जो मोनो होते हैं, मोनो मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए एकल यूनिट या एकल इकाई की आवश्यकता, एकल इकाई को ही क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड। यह 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक है आपका ग्लूकोज, दूसरा है आपका फ्रक्टोस, और कमाल की बात तो यह है कि इन सबके सूत्र भी एक ही, ग्लूकोज, फ्रक्टोस, और एक और होता है गैलेक्टोस। ठीक, डाइसेक्राइड में अगर हम चलें तो डाइसेक्राइड का हो सकता है, आप उदाहरण लिख सकते हैं। आप पहले डाई मतलब बता देती हूँ। डाई मतलब विज्ञान की भाषा में कितने? 2। तो 2 इकाई से मिलकर बने होते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? डाइसेक्राइड। कहीं कहीं पर आपको डाइसेक्राइड की जगह ओलिगोसेक्राइड भी देखने को मिल सकता है। तो ओलिगो या तो ऐसे वर्गीकरण किया जाता है या ओलिगो को रखकर वर्गीकरण किया जाता है, पर मैं डाई वाले को सही मानती हूँ, तो डाई का कर दिया है मैंने। अब इसमें डाई में उदाहरण पहले लिखूं तो आपने सुना होगा, अभी बोल भी रहते हैं कि सुक्रोज, पहले माल्टोज लिखते हैं। हाँ, उसका कारण है क्योंकि इधर से इधर समझाने में जल्दी हो जाएगी। पहला कौन? माल्टोज। एक और लें तो आपका हो सकता है सुक्रोज, और तीसरा हो सकता है लेक्टोस। ये जो 3 मैंने लिखे हैं कार्बोहाइड्रेट या 2 यूनिट से मिलकर बने। जो माल्टोज होता है वो ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, इसलिए डाई है। ये एकल है, ग्लूकोज को तोड़ दो कि कुछ हाथ नहीं लगना है। मतलब कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा ही रूप क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज नहीं तो फ्रक्टोस, फ्रक्टोस नहीं तो गैलेक्टोस, इसलिए इसको कौन से वाले में रखा है? मोनो में रखा है। वहीं चलते हैं डाइसेकेराइड, 2 इकाई माल्टोस किस किस से मिलकर? ग्लूकोज से मिलकर बना है, इसलिए 2 चीज मिल रही है तो वो माल्टोस कहलाता है। फिर है आपका फ्रक्टोस, सुक्रोज। सुक्रोज मिलकर बना होता है ग्लूकोज, एक तो लिखिएगा ग्लूकोज, और दूसरा होता है इसमें फ्रक्टोस। तो 2 यूनिट इसकी भी है, इसीलिए इसे डाइसेक्राइड भी कहते हैं। और सुक्रोज किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज और फ्रक्टोस। सबसे मीठी शर्करा कौन सी? तो फ्रक्टोस ही होती है। लास्ट का जो लेक्टोस है, यह लेक्टोस ग्लूकोज तथा आपका गैलेक्टोस किससे मिलकर बना है? गैलेक्टोस से मिलकर बना है। तो ये भी 2 है, सभी 2 है, इसीलिए कौन सी कैटेगरी कर दी इनकी? डाइसेकेराइड। अब चलते हैं पॉली, मतलब यहाँ 2 से अधिक, क्या मिलेगा यहाँ? 2 से अधिक इकाई मिलकर जब बनाती है तो वह कौन से कहलाते हैं? आपके पॉलीसेकेराइड में आते हैं। और इसका बेस्ट उदाहरण अगर हम ले तो सेलुलोज। पौधा जो अपना खाना है वो किस रूप में? सेलुलोज में। और सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट की कौन सी कैटेगरी है? तो कौन सी कैटेगरी है? पॉलीसेकेराइड। क्लियर है? पूछे कि मोनोसेकेराइड में कौन आएंगे तो ग्लूकोज, फ्रक्टोस, गैलेक्टोस। डाई में माल्टोस, सुक्रोज, लेक्टोस। और पॉली में अगर देखें तो बेस्ट उदाहरण सेलुलोज का ही याद किया जाता है कि सेलुलोज कौन से वाले सेकेराइड हैं तो कौन से वाले। और सेकेराइड मतलब क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट को ही सेकेराइड कहा जाता है। क्लियर है इतना? अब चलते हैं, ये सभी जो कार्बोहाइड्रेट पहले लिख दिया कि ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो यह ऊर्जा प्रदान करने वाला आपका प्रमुख दिख रहा है कि बड़ा करूं इसे? दिख रहा है? बड़ा कर दूं? हाँ, वो चला जाएगा। ठीक है, ठीक। वैसे बोलूंगी उतना ही समझ में आएगा, इसलिए दिख ही रहा होगा। ठीक। चलते हैं।
घटक हो गया मिलकर ऑक्सीजन, ये लिखा है यहाँ पर, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के यौगिक से मिलकर बना, और कार्बनिक के मतलब इसमें कार्बन भी आएगा, हाइड्रोजन भी आएगा और ऑक्सीजन भी आएगा। प्रमुख उदाहरण है कौन कौन से, तो मैं आपसे सामान्य सी भाषा पूछूं कि मुझे सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट बता दूं तो आप बता सकते हो मैडम गन्ना खाएंगे तो भी कार्बोहाइड्रेट, अगर हम आलू खाएंगे तब भी कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, और भी कुछ है क्या, चावल खाएंगे तो भी कार्बोहाइड्रेट, और जितने भी अन्न खाएंगे जैसे गेहूं खाया आपने, चावल खाया है, मक्का खाई है, जो भी थोड़े थोड़े से मीठे लगते हैं, स्वाद में मीठे हैं, बस उन सभी में आपको क्या मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, ये आपका काम का है कि क्या एक जब 1 ग्राम ग्लूकोज खाते हैं तो आपको कितनी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। शरीर में कुल ऊर्जा की आवश्यकता को कार्बोहाइड्रेट कितना प्रतिशत आपको सप्लाई करता है, तो 50 से 80% जो ऊर्जा का सप्लाई है आपके शरीर में कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। और उसकी जो आपूर्ति, सामान्य आपूर्ति जो है वो कितना लेना चाहिए, एक सामान्य 225 से 325 ग्राम, जो कम काम करते हैं ये उनके लिए, वरना जो तगारी चूने का काम करता है उनको अधिक ऊर्जा लगती है, काम अधिक करते हैं, तो उनके लिए अलग अलग डाइट फिक्स होती है, लेकिन एक सामान्य जो व्यक्ति होता है उसके लिए 225 से 325 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सेवन कर लेनी चाहिए। अगर इसकी अधिकता आपने ली है और आप काम नहीं कर रहे हो तो उससे जल्दी हम वसा खाने से उतने जल्दी मोटे नहीं होंगे जितने जल्दी कार्बोहाइड्रेट का सेवन करने से मोटे हैं, क्योंकि ऊर्जा आपकी खपत नहीं होगी तो वह जो कार्बोहाइड्रेट है वह क्या होगा, आपकी त्वचा के नीचे जमा हो जाएगा और हमें कौन सा रोग हो जाएगा, मोटापा रोग हो जाएगा। देखिए पहला कार्य क्या क्या है, ऊर्जा प्रदान करना, संरचनात्मक और क्रियात्मक कार्यों के लिए प्रोटीन को संरक्षित रखते हैं, और स्टार्च के रूप में संचित होकर हमारे शरीर में किसका कार्य करते हैं, ईंधन का कार्य। और डीएनए और आरएनए के घटक भी है। जब हम डीएनए का पूरा नाम पढ़ते हैं तो क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और आपका आरएनए का पूरा नाम तो राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और उनमें पूछा जाता है कि उसमें एक शर्करा होती है जिसको पेंटोस शर्करा कहते हैं, तो वो शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट, शक्कर अभी बोला, मीठा मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो वहां पर डीएनए और आरएनए के निर्माण में भी कौन हेल्प करता है, आपका कार्बोहाइड्रेट हेल्प करता है। कमी से क्या होगा, वजन कम हो जाएगा, कार्य क्षमता, वैसे एनर्जी नहीं तो कार्य क्षमता भी कम, और थकान महसूस। स्रोत आलू, गन्ना, पपीता, आम, जो भी मीठे शकरकंद है ये सभी आपकी क्या हो जाएंगे, स्रोत हो जाएंगे। और कमी इसकी अधिकता से, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से मोटापा सबसे अधिक होता है। ठीक, अब चलते हैं कौन है आपके इसमें, प्रोटीन। इसको छोटा करना था, बड़ा हो गया। दिख रहा होगा। नेक्स्ट कौन है आपका, प्रोटीन। पहले इसको पढ़ लेते हैं। प्रोटीन शब्द ये आ जाता है, जैसे विटामिन के बारे में पूछते हैं वैसे ही प्रोटीन की सर्वप्रथम जो खोज है वो किसने की है, बर्जीलियस ने की है। प्रोटीन की सूक्ष्म इकाई अमीनो अम्ल है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप ग्लूकोज था, फ्रक्टोज वगैरह मत लिखिएगा, सबसे छोटा रूप क्या है, ग्लूकोज है। हालांकि वो सारे ही C6H12O6 है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का छोटा रूप किसको मानते हैं, ग्लूकोज को। वैसे ही हमारे प्रोटीन जो होता है वो बहुत सारी किससे मिलकर बना है, तो अमीनो अम्ल की एक लंबी श्रृंखला जब हो जाती है तो वही श्रृंखला आगे जाके क्या कहलाती है, प्रोटीन। लेकिन ये जो 1, 2, 4 अमीनो अम्ल है तो इसे हम पेप्टाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, पेप्टाइड। कि 10-15 अगर अमीनो अम्ल एक साथ श्रृंखला में जुड़े हैं तो प्रोटीन से पहले वाली चीज क्या आती है, तो क्या होती है, पेप्टाइड। और अगर मैं कह दूं कि बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड एक साथ जुड़ी, पॉली मतलब अभी बताया है कि क्या होता है, बहुत सारी, तो बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड एक साथ जुड़ते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट, तो फिर चल देते हैं हम कहाँ पर, अमीनो अम्ल। क्लियर है कि अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट होती है। और अमीनो अम्ल प्रोटीन में लगभग कितने प्रकार के हो सकते हैं, 20 प्रकार। मतलब हमारे शरीर में हमें कितने अमीनो अम्ल चाहिए शरीर के बनावट के लिए, तो कितने चाहिए, 20। अभी मैंने बोला कि शरीर की मरम्मत मतलब कोशिका जब विभाजन करती है तो उसे सबसे अधिक मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन की। क्योंकि हमारे जितने भी कोशिका अंगक होते हैं
मोस्ट ऑफ वो प्रोटीन के ही बने होते हैं, मतलब प्रोटीन की लागत अधिक लगती है, इसलिए हम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो वृद्धि करता है, जो किशोर अवस्था के लोग होते हैं, जैसे ही मतलब बचपन से बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में, हाँ टीनेजर जिसको बोलते हैं कि टीन मतलब 13 से 18 की 13 और 18 टीन है, इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, टीनेजर कहते हैं। तो टीनेजर लोगों को सबसे अधिक जिसकी आवश्यकता होती है वो किसकी होती है, प्रोटीन, क्योंकि उस समय उनकी बॉडी बनती है और उसीलिए उसी समय उनको किसकी आवश्यकता अधिक पाई जाती है। अब कोई ये भी लिख सकता है कि मैडम वो दौड़ता भी है तो उसको ऊर्जा भी तो चाहिए, वो खेलता है इसलिए, लेकिन उसकी बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग लोग कब करती है, किशोर अवस्था में ही करती है। बाद में तो हम मोटे हो सकते हैं लेकिन लंबे जम्बे नहीं हो सकते। तो हमें उस समय, तो ये ज्ञान की बात है कि प्रोटीन कब किस एज में आवश्यक होगा, तो किशोर अवस्था में आवश्यक होता है। और शरीर में कौन कितने प्रोटीन होते हैं या कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तो 20 प्रकार के, इसमें 10 तो हमारे लिए अनावश्यक है और 10 आवश्यक है। क्या लिखे है मैंने कि 10 तो अनावश्यक होते हैं और 10 कैसे होते हैं, आवश्यक होते हैं। अब ये क्या बोल दिया, जबकि दोनों का जरूरत है। तो जो अनावश्यक का मतलब है कि ये हमारे शरीर में ऑलरेडी होते हैं, तो इन्हें हमें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो 10 हमारे लिए आवश्यक है, इन हमारे शरीर में नहीं होते हैं, तो हमें कहाँ से लेने पड़ते हैं, बाहर से लेने पड़ते हैं। तो दलहल जो फसल है, या यूं कहें कि दाल जो खाते हैं, तो उससे हमें प्रोटीन की ही प्राप्ति होती है। तो 20 तो होते हैं लेकिन 10 अनावश्यक और 10 कैसे होते हैं, आवश्यक होते हैं। प्रोटीन किस किस से मिलकर बना है, तो आगे चलते हैं। प्रोटीन आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन। और इसीलिए नाइट्रोजन से याद आया कि जो दलहली पौधे होते हैं उनकी जड़ों में एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया होता है, जिसको राइजोबियम कहते हैं। और वो क्या करता है, पौधे को नाइट्रोजन देता है। और वो वही दलहली में ही क्यों रहता है, क्योंकि दलहली फसल जो होती है उसी में प्रोटीन अधिकता होती है। तो नाइट्रोजन का उपयोग करके पौधा क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, और वही प्रोटीन का हम सेवन करते हैं, तो हमारी भी कोशिका की मरम्मत में हेल्प हो जाती है। उसी के साथ चलते हैं। जो प्रोटीन होते हैं 2 श्रेणी के होते हैं, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी, जिसमें वह प्रोटीन जिसमें अधिकांश मात्रा में क्या मिले हमें, अमीनो अम्ल, तो वो वाले कौन से वाले होंगे, प्रथम श्रेणी। और जितने भी जंतु प्रोटीन होते हैं, ठीक है, जिससे हमें प्रोटीन, जैसे एक खाएंगे तो भी आधा तो प्रोटीन मिलेगा ना। जो योक, आप देखोगे अंडे को जब उबाला जाता है तो व्हाइट कलर और पीछे एक येलो कलर का भाग होता है ना। जो जो आपका व्हाइट कलर का भाग है उसमें प्रोटीन अधिक होता है, तो वो कौन सा प्रोटीन है, जंतु ही हुआ, ठीक है। वही द्वितीय श्रेणी के प्रोटीन, वे प्रोटीन जिनमें कुछ ही अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, कौन से कहलाते हैं, द्वितीय श्रेणी के। और उदाहरण जो वनस्पति प्रोटीन होते हैं वह कौन से प्रोटीन है, द्वितीय श्रेणी के प्रोटीन है। हो गया। तो प्रोटीन की 2 कैटेगरी होगी, आवश्यक और अनावश्यक। 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक। अनावश्यक का मतलब कि हमारे शरीर में ऑलरेडी है, बाहर से नहीं लेना है। और 10 की मरम्मत करनी पड़ती है, मतलब खाना पीना पड़ता है कि 10 हमारे शरीर में व्यवस्थित रूप से चले जाए। वैसे उसी के श्रेणी के आधार पर प्रोटीन कितने, 2, प्रथम श्रेणी प्रोटीन और द्वितीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी कौन से, जो मुख्य रूप से अमीनो अम्ल के बने और उसमें अधिक मात्रा अमीनो अम्ल की है, जैसे जितने भी जंतु प्रोटीन है वह सभी प्रथम श्रेणी। और द्वितीय श्रेणी का मतलब कि जो किससे बने हैं, वनस्पति प्रोटीन होते हैं जिसमें अमीनो अम्ल की मात्रा कम होती है, वह हमारे कौन से हैं, आपके द्वितीय श्रेणी के प्रोटीन। कुछ प्रोटीन है जैसे केराटिन प्रोटीन, बहुत बार आता भी है ये, है ना, कि कहाँ मिलेगा, तो देख लेते हैं। केराटिन जो प्रोटीन है, कशेरुकी जंतुओं के में ऊन, सींग, खुर, पंख, नाखून, पंजे, कछुए के कवच, ये क्वेश्चन आ गया है। ये सभी कौन से केराटिन के बने हैं, तो देखिए भैया, आपके जो केराटिन होता है 2 प्रकार का होता है, एक अल्फा होता है और दूसरा कौन सा होता है, बीटा। तो हमारे जो नाखून वगैरह हैं जंतुओं के, वो कौन से वाले केराटिन के बने हैं, अल्फा के। लेकिन मकड़ी का जाला जो है वो भी प्रोटीन से ही बना होता है और वो भी केराटिन का ही बना होता है, लेकिन वो कौन से वाले का बना होता है, बीटा केराटिन का बना होता है। आगे चलते हैं। जो स्रोत है, सोयाबीन, दूध, दाल, बादाम, पनीर, मछली, अंडे आदि। और आपने देखा भी होगा कि गाँव में लोग जब आटा पिसाते हैं तो कुछ मात्रा में सोयाबीन डाल देते हैं कि अच्छा, वो कुछ और सोच के डालते हैं कि रोटी अच्छी बनेगी, पर कहीं ना कहीं हम उस आटे के साथ क्या, सोयाबीन का सेवन, मतलब हमारी प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं। प्रोटीन के कार्य, पहला एंटीबॉडी, सुरक्षा प्रदान करने में, कोशिकीय वृद्धि, मरम्मत हुए,
हार्मोन के संश्लेषण में जब मैंने हार्मोन पढ़ाया था तो बताया था कि कुछ हार्मोन प्रोटीनियस भी हो सकते हैं, जैसे केमिकल के साथ, स्टेरॉइड के साथ। तो हार्मोन निर्माण में भी आपका प्रोटीन हेल्प करेगा। और हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन ही है, वर्णक तो है, के रूप में गैसीय संवहन में भी काम करेगा। और शारीरिक वृद्धि व विकास, बाल्यावस्था से लेकर कौन सी अवस्था तक, किशोर अवस्था तक हमें सबसे अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और अगर थोड़े और प्रोटीन पूछे तो जैसे हड्डी में ओसिन होता है, उपास्थि में कॉन्ड्रिन होता है, और हमारे नाखून में केराटिन, अंडे में एल्बुमिन प्रोटीन होता है। तो कुछ प्रोटीन के नाम याद रखिएगा, जैसे दूध का भी पूछते हैं तो उसमें कैसिनोजन प्रोटीन होते हैं। तो ये कुछ प्रोटीन है जो हमें दैनिक जीवन में हमारे आसपास जो टच होती है चीजें कि हाँ दूध भी पी रहे हैं तो इसके कुछ गुण याद रख लें कि व्हाइट कलर का तो है, साथ ही साथ इसमें कैसिनोजन प्रोटीन भी पाया जाता है। तो प्रोटीन के कुछ नाम याद रखिएगा आप। फिर आपका प्रोटीन की कमी से ये महत्वपूर्ण रोग है, दोनों ही रोग। देखिए, प्रोटीन की कमी को प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, मतलब अगर इसका शॉर्ट फॉर्म लिखूं मैं तो ये बनता है PEM। कि पोषक तत्वों में PEM का क्या मतलब होगा, और फिर वो आपको क्या करेगा, फुल फॉर्म देगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन या माल फैक्चराइजेशन, ऐसे करके आपको कुछ ऑप्शन देगा। तो ध्यान रखिए कि PEM का पूरा नाम क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। और माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि न्यूट्रिशन की कमी या कुपोषण कहलाता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण रोग कौन सा, पहला रोग है मरासमस और दूसरा कौन सा है, क्वाशियोकर। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दोनों ही रोग। पहला रोग देखते हैं, ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है जो शिशुओं को प्रभावित करता है। इसके लक्षण से समझ में आ जाएगा कि ये आपने देखा भी होगा, जो रोड के साइड में जो बच्चे या कोई झुग्गी झोपड़ियों में जो रहते हैं वहां पर आपको ये बच्चे दिखाई दे सकते हैं। त्वचा ढीली झुर्रीदार पड़ जाती है और हाथ पैर अत्यधिक पतले हो जाते हैं और शारीरिक व मानसिक विकास रुक जाता है। ऐसे बच्चे जिनकी पसलियां भी गिन लो इतने दुबले होते हैं, पेट अंदर पूरा चिपका हुआ रहता है और पसलियां सब दिखती है। छोटे बच्चे, बहुत छोटे में होता है ये, मतलब यूं कहें कि 0 से 3-4 साल की उम्र तक के बच्चों को ये रोग होता है। और इसकी प्रोटीन की पूर्ति करने के बाद आप उसको स्वस्थ कर सकते हो। लेकिन जो 0 से 3 या 4 साल की उम्र में जो प्रोटीन की कमी से रोग होता है वह कुपोषण ही कहलाता है। और कुपोषण में कौन सा रोग कहलाता है, मरासमस कहलाता है। जहाँ पोषण की कमी होती है, भारत के भी कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पोषण या पोषक तत्व सही मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, और वहां पर बच्चों को कौन सा कुपोषण, और जिसमें कौन सा, मरासमस। नेक्स्ट चलते हैं क्वाशियोकर। यह भी प्रोटीन की अत्यंत हीनता से होता है और इसमें थोड़ा सा अलग है, वृद्धि रुक जाती है, पेट बाहर, वहां पर पेट चिपका हुआ था और रिब्स दिख रही थी, गिन लो, लेकिन यहाँ पर वो पेट बाहर हो जाता है और टांगे पतली और टांगे ऐसी वाली हो जाती है, मतलब मुड़ी मुड़ी, वो ऐसे चल नहीं सकता, बच्चा छोटा ही रहता है, पेट बाहर निकल जाता है और आंखें भी उभरी हुई होती है। और त्वचा का फटने, त्वचा जो है वो फटने लगती है। देखिएगा रोड साइड जो बच्चे होते हैं उनको यही कि पोषण सही नहीं मिलने पर ये बीमारी दो हो जाती है। नेक्स्ट है आपका वसा। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट का छोटा रूप, प्रोटीन का छोटा रूप, उन दोनों के लिए हमें एक एक चीज ही याद रखनी पड़ रही थी। लेकिन जब वसा टूटता है, सबसे छोटा रूप है वसा का, तो वसा का सबसे छोटा रूप क्या कहलाता है, एक तो वसा अम्ल जिसे वसी अम्ल कहते हैं, और एक और साथ में ग्लिसरॉल, मतलब ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, वसा का। तो वसा की जो छोटी यूनिट होती है वो दो है, एक वसी अम्ल है और दूसरी कौन सी है, ग्लिसरॉल। जब ये दोनों मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, वसा का। और जब हमारे शरीर में वसा टूटता है तब भी इन दोनों में टूटता है, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में टूटता है। यह भी इसके मुख्य अवयव हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन तो है, सही, कार्बन है, कार्बनिक यौगिक में लिख रहे हैं। तो जो आपके वसा होते हैं वह भी दो प्रकार के होते हैं, एक असंतृप्त होता है और एक संतृप्त होता है। जब हम कार्बन, हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं तो हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के होते हैं। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या, तो वह यौगिक जो किससे मिलकर बना हो, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। जैसे मैं लिखूं मीथेन, CH4 है तो ये एक हाइड्रोकार्बन है। फिर मैं लिखूं C2H6,
ये नहीं लिख सकती हूँ क्या? ये भी लिख देती हूँ H5OH, इसको सब जानते हो, एल्कोहल ये है। अब इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा बनता है। इस वाले का बना रही हूँ कि 2 तो कार्बन है इसमें, लिख दिए मैंने, और 6 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ऐसे लगे होंगे और 3 इस पर। और अगर मैं इसी के बीच, इन्हीं कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बंध बना दूं, तो कार्बन का एक गुण होता है कि यह चतुसंयोजकता बताता है। मतलब इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। मतलब ये 4 बंध बना सकता है। कार्बन कितने बंध बना सकता है? 4 बंध। 2 तो बन गए, मतलब इसको भी 2 की आवश्यकता, इसको भी 2 की आवश्यकता। मतलब हाइड्रोजन कितने लगेंगे यहाँ पर? तो हाइड्रोजन 4 ही लगेंगे, 2 इसको और 2 इसको। जब हम हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के मध्य सिर्फ एकल बंध होता है, तो यह कहलाता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा कार्बन कहलाता है? ये संतृप्त। जब कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बंध होता है और कोई यौगिक बनता है, तो यह कहलाता है असंतृप्त। क्या कहलाता है? यह असंतृप्त कहलाता है। तो वैसे ही वसा भी कार्बन का बना है, हाइड्रोजन भी लग रहा है। तो जब वो कार्बन कार्बन से बनता है, तो कार्बन कार्बन के मध्य अगर एकल बंध है, तो वह कौन सा वसा होगा? संतृप्त वसा हो जाएगा। और कार्बन कार्बन के बीच अगर दोहरा या तिहरा बंध है, तो वह कौन सा? असंतृप्त। क्लियर है कि यहाँ पर वसा को भी उसी तरह से डिफाइन किया गया है जिस तरीके से हम हाइड्रोकार्बन को डिफाइन करते हैं। देखिए, असंतृप्त जिन वसी अम्लों में कार्बन श्रृंखला के बीच कितने बंध हो? 2 बंध पाए जाते हैं, वह वसा कौन सा कहलाता है? असंतृप्त। और संतृप्त वसा, जिसे सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं, जिन वसी अम्लों में कार्बन कार्बन के मध्य कितना बंध? दोहरा बंध नहीं पाया जाता, मतलब एकल बंध, संतृप्त वसा कहलाता है। और जंतु वसा संतृप्त वसा होता है। और सामान्यतः एक वयस्क को 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त हो। और हम वहां लिख चुके थे 50 से 80% किससे मिल रही थी? कार्बोहाइड्रेट से। तो बाकी बची जो ऊर्जा है वो किससे मिलती है? वसा से मिलती है। इसी के साथ एक और चीज की, जो वसा हम खाते हैं तो हमारे लिए हानिकारक भी है। बोलते हैं ना, ज्यादा फैट मत खाओ नहीं तो फैटी हो जाओगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ऐसा वैसा। तो इन दो जो संतृप्त और असंतृप्त वसा है, इन दो में एक हमारे लिए ज्यादा हानिकारक होता है और दूसरा हमारे लिए थोड़ा कम हानिकारक होता है। जो जंतु वसा होता है, और मुख्य रूप से जो वह जंतु वसा किस कैटेगरी में होता है? आपका संतृप्त वाले में। इस वाले में हम कौन सा वसा रखते हैं? जंतु वसा। और इस वाले में हम रखते हैं कौन सा? वनस्पति। ठीक है, वनस्पति वसा। तो जो जंतु वसा है आपका, यह हमारे लिए ज्यादा हानिकारक होता है बजाय असंतृप्त के। जो वनस्पति वसा का अगर हम सेवन करते हैं तो वह हमारे लिए उतना हानिकारक नहीं होता जितना कौन सा होता है? जंतु वसा। तो ध्यान रखिएगा कि जंतु वसा की कैटेगरी कौन सी? संतृप्त वसा। और यह हमारे लिए हानिकारक होता है उतना। जैसे जंतु वसा से हम क्या क्या लेते हैं? पनीर, देसी घी वाला जो है, शुद्ध घी दूध से ही बन रहा है। और भी कुछ है क्या? चिकन, मटन, हाँ बिल्कुल इसी से आ रहा है। तो वही कि ये सब, हाँ फैट नहीं होता मैडम, वो तो प्रोटीन के लिए, तो कुछ मात्रा में है होता है फैट। हाँ तो फिर मैं ना थोड़ी कह सकती, उनकी हाँ करनी पड़ेगी ना। नहीं तो अभी वो बोले मैडम ऐसा कैसे बोल रहे हो। चलते, तो जंतु वसा में सबसे आपका जो हानिकारक है वो शुद्ध घी। वह दिन में आपको 1 चम्मच ही लेना चाहिए। और तेल अगर 4-5 चम्मच हो जाए तो ठीक है। ठीक है, अब तेल कहाँ से बनता है? तो तेल हम वनस्पति का ही, वनस्पति ऑयल बोलते हैं, सोया ऑयल। आपका एक और जो फेमस होता है वो तो नाम याद नहीं आ रहा मुझे, तो वनस्पति वसा। अब यहाँ से एक चीज और मुझे आपको बताना है कि यहाँ पर एक क्रिया होती है कि वनस्पति घी से वनस्पति वसा बनाने की जो क्रिया है वह क्या कहलाती है? कुछ कहलाती है क्या? हाँ कुछ पूछा है मैंने। हाँ मैडम, के पिघला दो तो घी बन जाएगा। ऐसे ही लोगों की आवश्यकता है देश को। हाँ अपना, पर भारत में तो रह रहे हो ना, तब देश तो अपना तुम्हारा या मेरा एक ही। चलते, थोड़ा सा बता देती हूँ। एक क्रिया होती है जिसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। जो हाइड्रोजनीकरण है
उस क्रिया में वनस्पति तेल से क्या बनाया जाता है? वनस्पति घी बनाया जाता है। अब कैसे बनता है? तो वनस्पति तेल के साथ हाइड्रोजन गैस को सप्लाई की जाती है। किसको सप्लाई की जाता है? हाइड्रोजन गैस। उसी के साथ इसे गर्म किया जाता है और इसमें एक कैटेलिस्ट उपयोग की जाती है जिसे निकल धातु का उपयोग। कैटेलिस्ट जो अभिक्रिया को सिर्फ बढ़ाता है उसे ही हम कैटेलिस्ट या उत्प्रेरक कहते हैं। तो जो निकेल लिख देती हूँ, जो निकेल धातु है वह कैटेलिस्ट की तरह उपयोग की जाती है। हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में वनस्पति तेल से तेल में किसकी कौन सी गैस सप्लाई की जाती है? हाइड्रोजन गैस। और उससे क्या बनाता है? वनस्पति घी। तो क्वेश्चन ये आया था कि हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया या वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो वहां ऑप्शन में और भी था और हाइड्रोजन भी एक नाम था और वही ऑप्शन सही था। तो ध्यान रखिए वह क्रिया कौन सी कहलाती है? हाइड्रोजनीकरण क्रिया कहलाती है। उसी से पैकेट में तो दोनों ही आते हैं, वो गाय भरी हुई भी तो आता है। इसको मैं अपनी भाषा में बोलूं तो डालडा घी बोलते हैं। अब वो और कौन सा है मुझे नहीं पता, पर वो डालडा वाला घी जो है यही जो सस्ता है, जो 800 रुपए वाला है, वो अरिहंत का शुद्ध देसी। बस चलिए एक क्रिया और बता देती हूँ। वसा आया है तो साबुनीकरण, साबुन बनाने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? साबुनीकरण। और वहां भी हम किसका प्रयोग करते हैं? वसा का प्रयोग करते हैं। जो उच्च वसा वाले, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ, कोई पुराने पेपर, मुझे लगता है यहाँ पर आपको कम ट्रेंड है, आप लोग पुराने पेपर शायद कम लगाते हैं इसलिए आपको ध्यान भी नहीं है। पर साबुनीकरण नहीं, वहाँ उच्च वसा वाला पूछा था कि अपमार्जक से क्वेश्चन आया था, पर मैं तो अभी आपको साबुन ही बताऊंगी। तो उच्च वसा जो है उसके साथ जब हम या तो NaOH या आपका KOH, इन दो का अलग अलग ट्रीटमेंट करते हैं, तब आपका क्या बनता है? साबुन बनता है। ठीक है, ये दोनों। तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग करते हैं हम? उच्च वसा के कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है और इसके साथ साबुन। तो साबुन बनाने की क्रिया भी आपकी वसा से संबंधित है और तेल से घी बनाने की क्रिया भी आपकी किससे संबंधित है? वसा से संबंधित है। अब आगे चलते हैं। स्रोत या सोर्स ऑफ फैट लिखे हैं दूध, पनीर, मक्खन, अंडा, मांस, मछली, वनस्पति तेल आदि। और हमारे लिए जो वनस्पति तेल खा लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय हम क्या लें? घी का सेवन करें। वनस्पति वसा तेल अखरोट, बादाम, मूंगफली, सरसों, तिल आदि में होता है। वसा को क्या कहते हैं? तेल भी कहते हैं। कौन? तो परंतु जब कब कहा जाता है? जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस से ऊपर तरल अवस्था में ही रहता है। तो हमारे घर दोनों उपलब्ध होते हैं, घी ठोस या थोड़ा सा अर्ध ठोस बन जाता है, लेकिन तेल नहीं ठहरता। बस तेल नहीं ठहरता, वो 20 डिग्री पर भी क्या रहता है? तेल ही रहता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? तेल कहते हैं। और जो घी हो जाता है उसे घी कहते हैं। वसा के कार्य, वसा ऊर्जा का संचित स्रोत है। मतलब जब आपका शरीर में ऊर्जा सप्लाई नहीं होगी तब भी आपके शरीर से ऊर्जा आपको दी जाएगी, तो वह वसा का ही संचय रूप होता है और वह एडिपोज टिश्यू में होता है। शरीर के अंगों को सुरक्षा परत प्रदान करना, बोलते ना मोटी चमड़ी वाले को ठंड कम लगती है, तो आपके शरीर में जो चमड़ी के नीचे एडिपोज टिश्यू या ऊतक जमा हो जाते हैं तो वो एक इंसुलेटर का काम करते हैं। ना तो बाहर की उष्मा अंदर, ना अंदर की उष्मा बाहर फेंकने देते हैं, और इसीलिए वह एक सुरक्षा कवच के साथ साथ ताप संवेदन का भी काम करते हैं। और ब्लड में वसा लाइपोप्रोटीन के रूप में संचित होता है। रोग चलते हैं। जंतु वसा के अधिक सेवन से कौन सा रोग होता है? एथेरोस्क्लेरोसिस रोग हो जाता है और इसमें रक्त में अधिक कोलेस्ट्रॉल बनने लगता है। और रक्त में जब अधिक कोलेस्ट्रॉल बनता है और समझो कि वह आपकी धमनी में बन रहा है, तो वो यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा दोनों तरफ, और दोनों तरफ इकट्ठा हो गया और पता चला कि किसी रोज आके यहाँ पर गिर गया, तो ब्लॉकेज, और ब्लॉकेज मतलब हार्ट अटैक जैसी भी संभावना बन जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य, शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रथम मतलब सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा कौन देगा? कार्बोहाइड्रेट। फिर द्वितीय में वसा और प्रोटीन भी आपको देता है।
जबकि प्रोटीन की श्रृंखला वसा के बंध से अपेक्षाकृत आसानी से टूट जाती है, लेकिन ऊर्जा का स्रोत कौन है? आपका नीति। अब थोड़ी और जानकारी दे दूं मैं आपको कि जो आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन दोनों अगर आप सेवन करते हो तो वो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है, ठीक है। लेकिन जब आप 1 ग्राम क्या लेते हैं? वसा का सेवन करते हैं तो वो आपको 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी देने में सक्षम होता है। मतलब इससे 2.5 गुना ऊर्जा आपको कौन दे सकता है? वसा दे सकता है। लेकिन यह इंस्टेंट एनर्जी देता है, ये कम, जैसे घी खा लोगे उतना असर नहीं पड़ेगा जितना हम ग्लूकोन डी या वगैरह पी लेंगे। तो हमें कार्बोहाइड्रेट जल्दी एनर्जी देता है, वसा थोड़ा धीरे देता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में इससे 1 ग्राम में कितनी? 9.3 एनर्जी, और उसमें कितनी? 1 ग्राम में कितनी? 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। और ये वाला जो टॉपिक है आपका पोषक तत्व वाला आज संपन्न हुआ। कुछ थोड़ी सी और जानकारी दूंगी मैं आपको। हाँ, पहले इसको और इसको ऑफ करो।